हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत रूस के बीच AK-203 राइफल सौदे पर लगी मुहर। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। रूस के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का दिखा दोस्ताना अंदाज। हाथ न मिलाकर गर्मजोशी के साथ मिलाई कोहनी। मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। बीजेपी और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। हाल ही में सीएम के पद से अमरिंदर ने दिया था इस्तीफा। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए यूपी सरकार की तैयारियां तेज। योगी सरकार ने दिए इंतजाम दुरुस्त करने के सख्त निर्देश। सभी जिलों में मिलेगी इलाज की सुविधाएं। बर्फ की चादर से ढका बद्रीनाथ धाम। ठंड में हुआ इजाफा। मैदानी इलाकों में चल रही शीतलहर। बढ़ते अब खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री ने भारत और रूस के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और रूस के बीच भारत रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए असॉल्ट राइफल्स AK-203 की खरीद के लिए अनुबंध 2021 से 2031 से सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच छोटे हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर है। इससे पहले सुबह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेता जब मिले तो इनका अंदाज देखने लायक था। एस जयशंकर और सर्गेई लावरोव ने कोरोना काल में हाथ ना मिलाकर एक दूसरे से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ कोहनी मिलाई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता में कहा कि भारत और रूस के संबंध अनूठे हैं और तेजी से बदलती भू राजनीतिक दुनिया में उल्लेखनीय रूप से स्थिर और मजबूत बने हुए हैं। जयशंकर ने आगे कहा कि हमारे लिए वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन एक बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रिश्तों में गहरा विश्वास है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। हमें इस सम्मेलन से काफी उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी करने के लिए यूपी सरकार तत्पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। टीकाकरण के साथ ही सामान्य बेड और ICU को तैयार रखने, दवाओं के इंतजाम पर भी जोर दिया गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डेल्टा प्लस की अपेक्षा कम खतरनाक होना बताया जा रहा है। फिर भी राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्शदाता समिति ने इस नए वेरिएंट से निपटने की पुख्ता रणनीति तैयार की है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सभी जिलों में तैयारी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहा। उस पर सिंधिया ने जवाब देते हुए कहा कि मैं उनके स्तर तक नहीं गिरना चाहता। जो लोग आतंकवादी ओसामा को ओसामा जी कहते हैं और कहते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। जनता ही निर्णय करेगी कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। सिंधिया महाराज पूरा फायदा उठाओ कांग्रेस से, अब चलेगा भाजपा और पैसा बांटते फिरे और हमारे MLA और भगा के लेके। देखो, गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता। जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। करते नहीं करते? आज भी जब झांसी की रानी की बात आती है तो सिंधिया परिवार की बात आती कि नहीं आती? पानीपत की लड़ाई में अगर इन्होंने साथ हिंदू राजाओं का दिया होता तो हम अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई हार गया होता। और हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती?
और कमलनाथ जी की सरकार रहती तो किसानों का बिल आधा होता कि नहीं होता? तो दिग्विजय सिंह जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं, मुझे तो अफसोस है कि इतने बुजुर्ग और इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता कहीं तो कांटा चुभ रहा है, और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। वो जितना भी उकसाने की कोशिश करें, वो उनका ही स्थिति, उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। और जो उन्होंने कहा है गद्दारी के बारे में, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे। गद्दार कौन है, ये तो आप और जनता ही तय करेगी। सदन की स्वास्थ्य संबंधी समिति के अध्यक्ष रामगोपाल यादव ने ओमिक्रॉन पर 9 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव और डीजी आईसीएमआर को भी बुलाया गया है। ये बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब देश के अलग अलग हिस्सों के कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले 2 मामले कर्नाटक में सामने आए थे। अब तक देश में ओमिक्रॉन से कुल 21 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल से बगावत करने वाली ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की। अमरिंदर सिंह ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने का भी ऐलान किया था। 6 दिसंबर 2021 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के तकरीबन 30 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का कहना है कि कोर्ट से फैसला आने के बाद अब इस मुद्दे के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अब काला दिवस भी नहीं मनाना है और ना ही कोई विरोध करना है। देखिए 6 दिसंबर आज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो 9 नवंबर को 2019 को ये मसले को तय कर चुका है और फैसला मंदिर के हक में आया। पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, देश में कोई एक पत्ता नहीं हिला। आज सवाल 6 दिसंबर का है, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों की तरफ से न कहीं काला दिवस है, न कहीं सौर दिवस लोग मना रहे हैं। मंदिर का काम शुरू है, मंदिर बन रहा है, किसी को कोई एतराज़ नहीं। हमें चाहते हैं कि देश जो है आगे बढ़ रहा है और देश के लोग तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और आपस में हिंदू और मुस्लिम की एकता चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि ये आज का दिन इतना अच्छा रहे, इतना खूबसूरत रहे कि हिंदू और मुसलमानों का एक मेल रहे, कि देश में कभी कोई ऐसी बात, कोई घटना ना घटे कि जिससे देश परेशानी में पड़े। लोग जो है देश में राजनीति करने के लिए मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म की बात करते हैं। हम उन्हें साफ मना करते हैं कि जियो और जीने दो, क्योंकि ऊपर वाले ने यही सिखाया है कि एक दूसरे की मदद जो है करो। इंसान दुनिया में पैदा हुआ है तो इसीलिए पैदा हुआ है कि एक हमदर्दी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। ऐसे ही हमारे धर्म में लिखा है कि पड़ोसी का आप ख्याल रखो, तो पूरे देश का हम ख्याल रखते हैं। हमें चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद ना रहे, ना जात का झगड़ा रहे, ना मंदिर का झगड़ा रहे, ना मस्जिद का झगड़ा रहे। लोग रोजगार, सरकार से लोग रोजगार मांगे, विकास मांगे, ये चाहिए लोगों को। मोहल्ले में जो कमियां हैं वो पूरी होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम की बात जो है वो जो पैदा करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मतदाताओं को साधने के लिए प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुशीनगर पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल और बीजेपी के गठबंधन ने लोगों के सुख दुख में शामिल होकर काम किया है। बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर रविवार को कोतवाली देहात के भाईपुर गांव के पास स्वचलित हथियारों से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान हाजी यूनुस एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। हाजी यूनुस का कहना है कि 5 अज्ञात हमलावरों ने उनके काफिले पर जमकर गोलियां चलाई।
जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर लेकर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। वहीं मेरठ आईजी ने मामले में पारिवारिक रंजिश की आशंका जताई है। ये विवेचना का विषय, उसमें से कौन से इनके परिचित थे या नहीं थे, परंतु कुछ लोग खड़े थे जिसमें ये उनके द्वारा इन पे फायरिंग की गई। उस फायरिंग के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वो लोग तत्परता से वहाँ पहुँचते हैं, स्थानीय लोग भी पहुँचते हैं। जो इंजर्ड थे 5 लोग, इसमें इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा गया, जिसमें से एक की बाद में अस्पताल में डेथ हुई है। बाकी जो और इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर बताए गए हैं, जो अभी तक जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज पुलिस को मिले हैं, जिसमें हमने अलग अलग 5 टीम्स बनाई हुई हैं। वो सभी इस घटना में तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कपड़े और जूते पर 5% से लेकर 12% तक जीएसटी बढ़ने को लेकर नगर पालिका चौराहे पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने पुतला फूका। जिला अध्यक्ष संतोष चौहान के नेतृत्व में व्यापारियों ने जीएसटी का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी भी की। जिला अध्यक्ष संतोष चौहान ने बताया कि 18 महीने में लगे बार लॉकडाउन में व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, रोजगार शून्य हो चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा जीएसटी थोपा जाना व्यापारी विरोधी कदम है। इसकी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल निंदा करता है। बाराबंकी में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पटरी के पास मिला। युवक के चेहरे पर गहरे चोट के निशान भी थे। घटना की सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। तेलंगाना के बुमक्कल में चालमेडा आनंदराव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 43 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिले। करीमनगर के मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही सभी छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया है और डॉक्टर्स की एक टीम की निगरानी में इनका इलाज चल रहा है। बता दें कि हाल ही में कर्नाटक के धारवाड़ में एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के करीब 182 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। इसी बीच मनाली में इस मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। इस दौरान मनाली शहर में कई जगह पर सफेद चादर छा गई। हालांकि ज्यादातर जगह पर इसका असर कम ही दिखाई दिया। इसके अलावा पलचान, सोलंग और कोठी गांव में आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई। वहीं पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल चुके हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। सोमवार को बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। बर्फबारी के चलते यहां ठंड में इजाफा हो चुका है। उत्तराखंड की दूसरी जगहों पर भी इसी तरह की बर्फबारी देखने को मिली। इसी कारण से मैदानी इलाकों में अब शीतलहर चल रही है। आने वाले दिनों में इसका असर दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिलेगा, जहां ठंड ज्यादा महसूस होने लगेगी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और ओली में भी बर्फबारी हुई है। म्यांमार की बर्खास्त नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल की सजा हुई है। म्यांमार की कोर्ट ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने और सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में उन्हें ये सजा सुनाई है। इस सजा के बाद आगे सान सू की देश में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।